जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग लेकर आया हूँ जय प्रक्रम का थर्ड लेक्चर, जिसमें आपको मैंने अभी जय प्रक्रम के बारे में समझाया। फिर उसके बाद जय प्रक्रम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या समझाया, तो आप लोगों का क्या हो गया, आगे की तरफ अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, यानी श्वसन हो चुका है। और जय प्रक्रम के अंतर्गत मैंने जय प्रक्रम क्या होता है, जय प्रक्रम के बारे में समझा दिया। उसके बाद अगर बात करें तो जय प्रक्रम के प्रकार कितने, जय प्रक्रम में पोषण को भी समझाया गया, यानी पोषण के बारे में बताया गया, पोषण कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई। और उसके साथ साथ स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण और परपोषी पोषण में मानवों के बारे में और रंध्र के बारे में भी समझाया जा चुका है और अच्छे से बताया जा चुका है। और जो बच्चे नए आए हुए हैं हमारी क्लास में, वो पीछे का वीडियो देख ले तो उनको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और कोई बात नहीं है, इसको भी देखते रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ मैंने मानव पाचन तंत्र भी बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ किस तरीके से मानव पोषण करता है अपने पाचन तंत्र के माध्यम से और पाचन तंत्र में किस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, श्वसन भी अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और उसके बाद आज हम लोग चलते हैं लेक्चर 3 में, जहाँ पर आपको क्या समझाया जाएगा, संवहन। क्या बताया जाएगा, संवहन के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एपेक्स एकेडमी 2.0 में, और मैं ले चलता हूँ आपके अपने टॉपिक संवहन के ऊपर, और वो भी जय प्रक्रम के अंतर्गत। तो बात करते हैं संवहन किसे कहा जाता है, संवहन किसे कहा जाता है। तो देखिए, संवहन के बारे में क्या बताया गया है कि मनुष्य में पोषण, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी पदार्थों को क्या करता है, दूसरे जो अंग जिनको जो ज़रूरत होती है उनको क्या करता है, पहुंचाता रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरी। कहने का मतलब ये सीधा सीधा बता रहा है कि जो भी चाहे हम मनुष्य भोजन कर रहा हो, मनुष्य क्या कर रहा हो, भोजन कर रहा हो, ऑक्सीजन ले रहा हो, और उसके साथ साथ जो भी अन्य चीज़ें हो गई, ठीक है, उनकी आपूर्ति करने वाला कौन सा तंत्र हमारे पास है, तो वो है संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, संवहन एक तंत्र का कार्य करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, संवहन के बारे में और अच्छे से समझते हैं। देखिए, संवहन तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि संवहन क्या क्या करता है। ठीक है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों क्या करता है, बराबर निरंतर आपूर्ति करने वाला एक तंत्र है। तो वो किस माध्यम से कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे समझाया गया है कि मानव संवहन तंत्र के कुछ अवयव हैं। क्या हैं, कुछ अवयव हैं जो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। जैसे पहला संवहन तंत्र में क्या आ जाएगा, आपका हृदय, रक्त नलिकाएँ, जिसमें रक्त नलिका में धमनी एवं शिरा हो जाता है। फिर वहन माध्यम, यानी रक्त एवं लसिका, यानी ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, तो रक्त के बारे में समझते हैं, यानी किसके बारे में, ब्लड के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, ब्लड के बारे में समझते हैं। ब्लड क्या होता है भाई, ब्लड क्या होता है, ब्लड को अगर देखा जाए तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइडी विलयन होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, नेचुरल कोलाइडी क्या होता है, विलयन होता है। क्या होता है, एक प्राकृतिक कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, यह एक संयोजित ऊतक होता है। जस्ट एक सेकंड, ये क्या होता है, एक प्राकृतिक कोलाइडी, यानी कोलाइडी का मतलब समझ रहे हैं, कोलाइडी का मतलब होता है गाढ़ा,
कोलाइडी का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, चिपचिपा टाइप में गाढ़ा। आप देखते हैं ना ब्लड अगर देखा जाए तो अगर कट पीट जाता है तो वहाँ पर कैसे निकलता है, गाढ़ा निकलता है ना, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक, जिसको बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं, एक मिनट, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है, ठीक है। यह क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है और ये गाढ़ा पदार्थ होता है, प्राकृतिक गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे कि इसका पीएच मान कितना होता है। पहले जनरल चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका मान 7.4 होता है, जो कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, जैसे नमकीन होता है, ठीक है, हल्का नमकीन टाइप में या हल्का क्षारीय लगता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद आगे चलते हैं। अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ मानव में कितना लीटर खून पाया जाएगा। एक नॉर्मल पीपल में कितना खून पाया जाएगा भाई, लगभग 5.5 लीटर। कितना, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो क्या होता है, जो उसके शरीर का 7% भाग होता है। उसके शरीर का कितना परसेंट भाग होता है, 7% होता है कुल भार का। कितने भार, उसके शरीर के भार का, उसके शरीर के भार का कितना परसेंट होता है, तो 7% भार का उसके होता है। अगर देखा जाए तो महिलाओं में कितना पाया जाता है, फीमेल में कितना पाया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं मेल में, ठीक है। मेल में कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है ब्लड, 5 से 6 लीटर। वहीं फीमेल में क्या पाया जाता है, आधा लीटर कम पाया जाता है। आधा लीटर कम पाया जाता है मेल की अपेक्षा में। किसकी अपेक्षा में, मेल की अपेक्षा में, ठीक है। और आगे चलते हैं। यह क्या करता है, विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त क्या करता है, रक्त का कार्य क्या है, ये क्या करता है, पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ और पोषक पदार्थ और किसका करता है, गैस का क्या करता है, परिवहन करता है। क्या करता है, यह पोषक पदार्थों और गैसों का क्या करता है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। हाँ, तो ये नहीं कि आप इस तरीके से देखते जा रहे हैं, हाँ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लास्ट पीरियड में यही काम आने वाला है, ठीक है। और जितना अच्छा आपने नोट्स बना कर रखा है, आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको समझने में, ठीक है। बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत जल्दी चीज़ों को आप कवर कर लेंगे, ठीक। अब एक चीज़ और बता दें, नॉर्मल चीज़ें अगर देखा जाए, रक्त का निर्माण कहाँ होता है भाई, फिर आगे चलते हैं। रक्त का निर्माण बताइए कहाँ होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। क्या होता है, अस्थि मज्जा, यानी जिसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अगर बच्चा भ्रूणावस्था में है तब कहाँ बनेगा, भ्रूणावस्था में तो कहाँ बनेगा भाई, चलो जल्दी से बताओ। भ्रूणावस्था में तो कहाँ बनेगा, मीसोडर्म।
क्या बोलते हैं, मेसोडर्म में होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है। भ्रूण अवस्था में ऐसे बता, मेसोडर्म छोड़ो, सीधा लिख लो यकृत। क्या समझ लो, लिख लो यकृत। किस में होता है, यकृत। ठीक है, लीवर में। यानी जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो ब्लड का निर्माण यकृत में होता है। ठीक, अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वयस्क अवस्था में रहता है, तो उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। और हमारा रक्त का कार्य क्या है, पोषक पदार्थ और गैसों का क्या करना है, परिवहन करना है। अगर मेल में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, और वही फीमेल में देखा जाए तो आधा लीटर कम पाया जाता है। यानी भगवान पहले ही से कम उसको करके दिए हैं ताकि वो पुरुषों का खून चूस सके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और इसको अच्छे से समझा देते हैं आपको। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? ठीक, ये था इसकी जनरल चीज़ें जो आप लोगों से कभी भी ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, वयस्क मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है, लगभग 5.5 लीटर पाया जाता है। अगर मेल में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। और हमारे शरीर का कुल कितने भाग का होता है, 7% भाग होता है। अगर देखा जाए तो भ्रूणावस्था में ब्लड कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है, यानी लीवर में बनता है। और वयस्क अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, चलो ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। क्या, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। 1 मिनट, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पेंसिल चल नहीं रही है। टू टाइप्स, ज़्यादा कॉर्नर में जा रहा है इसलिए नहीं चला। तो ब्लड को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो ब्लड को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला होता है रक्त कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। पहला क्या है, रक्त कणिका, और दूसरा क्या हो गया, प्लाज्मा, यानी ब्लड कॉर्पल्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, अगर देखा जाए तो रक्त कणिका को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। पहला RBC, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा हो गया WBC, क्या हो गया, WBC, और दूसरा हो गया प्लेटलेट्स। और उसके बाद प्लाज्मा क्या है, ये आपकी अलग चीज़ है। ठीक है, प्लाज्मा देखा जाए तो हमारे रक्त का कितना % पाया जाता है, तो हमारे रक्त का 55% पाया जाता है। कितना % पाया जाता है, 55% पाया जाता है। और रुधिर कणिकाएं यानी रक्त कणिकाएं कितना पाया जाता है, 45% पाया जाता है। ठीक है, कितना % पाया जाता है, तो हमारे ब्लड का 45% पाया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे समझाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, O2 CO2 का वहन और हीमोग्लोबिन, यानी क्या करता है, पहले O2 और CO2 का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर देखा जाए तो हमारा लाल रक्त कणिकाएं लाल क्यों होती हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही हमारे रक्त को क्या देता है, लाल रंग देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या देता है, लाल रंग देता है। ठीक, और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा हो गया, उसके बाद हमारा आएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, जो शरीर को एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करता है। यानी देखा जाए तो आप लोग देखो, जब दवा लेते हो तो एंटीबायोटिक लेते हो कि नहीं लेते हो, बुखार हो गया तो बुखार का दवाई लिए, उसके साथ साथ आपने क्या किया, एंटीबायोटिक ले लिया। तो उसी तरीके से श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का कार्य करती हैं। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का कार्य करते हैं। यानी हमको क्या करती है, रोगों से मुक्त रखती हैं। यानी क्या करती हैं, रोगों से मुक्त रखने में सहायक होती हैं।
ठीक है। और इसी जगह हमारा प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य यही होता है कि वो हमको क्या करता है, ब्लड के थक्का बनाने में सहायक होता है। क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाने में बहुत ही अहम रोल निभाता है, ठीक है। इसलिए देखते हो जब आपको क्या आता है, बुखार, क्या आता है, बुखार आता है, यानी इसमें जो चल रहा है, अगर देखा जाए तो मौसम बहुत ख़तरनाक चल रहा है, इसमें आप लोग बहुत नहा के रहिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत, अगर एक बार जो बीमार हो जा रहा है जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। अगर ये आपका घटा, क्या हुआ, आपका घटा, तो समझ लीजिए आपको ब्लड तुरंत, बहुत जल्दी आपको ब्लड रिकवर करने के लिए तुरंत एडमिट हो जाना है, ठीक है। ये नहीं कि घर पे बैठ के मज़ा मारें, दवाई से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तुरंत प्लेटलेट्स अपने ब्लड का जांच करिए और तुरंत दवा लीजिए, ठीक है। ठीक, तो प्लेटलेट समझ में आ गया। आपके बुखार में जब आपको डेंगू वेंगू मलेरिया हो जाता है तो सबसे पहले आपका प्लेटलेट से ही डाउन होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्लेटलेट्स क्या करता है, आपके अंदर अगर प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी खासी रहेंगी तो आप क्या रहेंगे, चंगा रहेंगे। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी रहेंगी तो आप चंगा नहीं रहेंगे, यानी आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, यानी आपको बीमारियां बहुत ज़्यादा घेरेंगी, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा की तरफ, प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है भाई? 55% पाया जाता है ब्लड में, ठीक। जिसमें क्या होता है, 90% जल होता है। क्या होता है? 90% जल होता है, तथा शेष अवयव जो बचता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व, अजैविक जो खनिज तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। और साथ साथ में प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, और इसके साथ साथ प्लाज्मा में अगर हम बात करें, एक सेकंड, तो इसमें फाइब्रिनोजन क्या पाया जाता है, क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन, क्या होता है, फाइब्रिनोजन। और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन नामक क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। जो आपके यहाँ प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ भी पाया जाता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए आगे चलते हैं। अगर देखा जाए तो रक्तवाहिका को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। नोट्स बनाते चलना फ्रेंड्स, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा ये आपको देने वाला है, मदद आपके एग्ज़ाम में देगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग रक्तवाहिकाएँ। रक्तवाहिकाएँ क्या होती है भाई, पहले ये बताओ मुझे। रक्तवाहिकाएँ पहुँच गए, रक्तवाहिकाएँ क्या होती है? देखो, रक्त को ले आने, क्या होता है, रक्त को ले आने और ले जाने वाले नसों को, ले आने और ले जाने वाले नसों को, रक्त को ले आने और ले जाने वाले नसों क्या बोलते हैं? रक्त वाहिका बोली जाती है। क्या बोली जाती है? रक्तवाहिका या रक्तवाहिनी कही जाती है, ठीक है। क्या कही जाती है? रक्त को ले आने और ले जाने, ठीक है। रक्त को ले आओ और ले जाओ। रक्तवाहिनी का कार्य क्या होता है? ब्लड को ले जाना और ले आना, और ले आने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक पतली नस की, यानी नसों की ज़रूरत पड़ती है। पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, ठीक है।
यानी एक नस के माध्यम से रक्त को ले जाना और ले आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त वाहिकाएँ। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, इसको दो तरीके से समझाया गया है, धमनी और शिरा के माध्यम से। क्या समझाया गया? धमनी और शिरा के माध्यम। आइए समझते हैं। पहला क्या है? ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। इसमें अपवाद में क्या है? फुफ्फुस, धमनी। ठीक है, और शिरा क्या करता है? विभिन्न, देखो ये ऑक्सीकृत रुधिर यानी ये आपका हृदय हो गया, इसको मान लेते हैं हार्ट। ये क्या करता है? ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन जो ब्लड रहता है आपका, उसमें क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन होना चाहिए, O2 होता है। क्या करता है? रुधिर को हृदय से क्या करता है? हृदय से ले जा रहा है, हृदय से क्या करता है? ले जाता है। हृदय से क्या करता है? ब्लड को उठाया और उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी क्या करता है? अंग तक ले जाता है। जो आपके शरीर में क्या होते हैं? अंग पाए जाते हैं, विभिन्न अंगों तक ले जाता है। और जो अंग में ले जाता है, ये ब्लड ले जाता है। ठीक है, जो ब्लड ले जाता है वो कैसा रहता है? ऑक्सीजन युक्त रहता है, उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हार्ट हो गया। ठीक, और उसी अनुसार उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो शिरा क्या बोल रही? शिरा विभिन्न अंग, ये क्या हो गए? आपके अंग हो गए। यहाँ से खून को इकट्ठा कर रहा है अनॉक्सीकृत, यानी ऑक्सीजन नहीं है उसमें, यानी उसमें ऑक्सीजन थोड़ा सा भी नहीं है। अनॉक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके कहाँ लेके आ रहा है? उन्हीं नसों के माध्यम से। ठीक है, इनको ले जा रहा है और नसों के दूसरे नसों के माध्यम से क्या कर रहा है? आपके हृदय में ला रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? अंग में ले जा रहा है और अंग से क्या कर रहा है? ये ला रहा है यहाँ पर। तो ये इसमें धमनी काम की और इसमें कौन ला रहा है? शिरा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, जैसे यहाँ पर क्या बताया है? ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाया जा रहा है और उसके बाद शिराएँ क्या कर रही हैं? शिराएँ अनॉक्सीकृत रुधिर को आपके एकत्र करके, रुधिर जो अनॉक्सीकृत रुधिर है उसको एकत्र करके हृदय में लाती हैं। ठीक, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद बात करते हैं धमनी की भित्ति। जो धमनी होती है वो अधिक लचीली होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। इसमें धमनी में क्या होता है? वाल्व नहीं होता है, और शिरा में क्या होता है? वाल्व होता है। और उसके साथ साथ ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। डीप सीटेड, यानी कहने का मतलब होता है यह गहराई में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सतही होती हैं, सरफेसिकल होती हैं। जैसे देखते हो जो लड़कियां होती है वो क्या करती हैं कि मैं अपनी हाथ काट लूँगी, नसें काट लूँगी, और तुम लोग चूतिया बनाती हैं। वो क्या करती हैं? शिरा काटती हैं। क्या करती हैं? शिरा काटती हैं। आपका जो हैंड है, हाथ है, कलाई, हाथ जो कलाई वाला भाग होता है, कलाई वो उस कलाई के पास क्या पाया जाता है? शिरा पाया जाता है। कलाई के पास से क्या पाया जाता है? शिरा पाया जाता है, जो काट देने पर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है अगर टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच गए, क्योंकि कलाई के पास ये सतही ऊपर हो गया। ठीक है, ठीक, लेकिन ये डीप यानी सतही, यानी आपकी कहाँ होता है? गर्दन के पास से गुजरता है। धमनी क्या होता है? गर्दन के पास से होता है। ये इसको काट दिए तो इंसान बचेगा नहीं, डॉक्टर के पास जाने की बात ही छोड़ दो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया है? इसमें रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़ के, क्योंकि फुफ्फुस धमनी में क्या होता है? फुफ्फुस धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें रक्त अशुद्ध बहता है। शिरा में क्या बहता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है।
जो सिरा लोग काटते हैं उसमें अशुद्ध रक्त को निकालते हैं काट करके। देख लो भाइयों, वो चुदिया ना बनना, बेवकूफ़ ना बनना, ठीक है। क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त बहा देती हैं, ठीक है। बाद में तुम्हारा खून चूस के शुद्ध रक्त चढ़ा लेंगी, ठीक। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। अगर देखा जाए तो इनका रंग, इसका देखो रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन सीरा का रंग क्या होता है, नीला होता है। जान लो, सीरा कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। कैसा नीला, हल्का नीला, गाढ़ा नीला नहीं। सीरा कैसा होता है, हल्का नीला होता है। और ये इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, ठीक। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, इतना बता दे रहा हूँ कि ये धमनी और सीरा का जो अंतर है उसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठेगा और बार बार क्वेश्चन आप लोगों का अंतर पूछता है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपके हृदय में ब्लड जा रहा है, आ रहा है, ठीक। तो आगे चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी डीप, थोड़ी सी लॉन्ग हो जा रही हैं। आपको समझना भी है, समझाना भी है, क्योंकि वैसे ही सिर्फ पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। देखो पहला पे क्या है, फुफ्फुस सिरा। इसमें क्या सा रुधिर बहता है, विऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन रहित बहता है। फिर इसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, फिर आपका यहाँ से होते हुए ब्लड आपका आता है बायां आलिंद में। कहाँ आता है, बायां आलिंद, फिर बायां नीले में, बायां आलिंद से बायां नीले में। फिर उसके बाद कहाँ आता है, बायां नीले से घूमते हुए प्रमुख धमनी, जिसको महाधमनी कहते हैं, यानी धमनी में चला जाता है। कैसा रुधिर रहता है, विऑक्सीकृत रहता है। उसके बाद हमारे शरीर के अंग में जाता है। कहाँ जाता है, शरीर के अंग में। फिर शरीर के अंग से होते हुए कहाँ जाता है, प्रमुख शिरा यानी महाशिरा में जाता है। और फिर महाशिरा से सीधा होते हुए कहाँ जाता है, आपके दायां आलिंद में। फिर दायां आलिंद से दायां नीले, फिर दायां नीले से होते हुए कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी। कहा जाता है फुफ्फुस धमनी, फिर फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस फेफड़े में, फिर फुफ्फुस फेफड़े से फुफ्फुस शिरा में। इस तरीके से ब्लड आपका रोटेट होता रहता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, देख लेना, ठीक। इसका अगर आप बुक्स पे फिगर बना रहे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, नीचे दिया हुआ है कुछ। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। कैसा होता है, एक पंप की तरह होता है, जो शरीर को में रुधिर का परिसंचरण करता है। क्या करता है, ब्लड का एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करता है। और उसके साथ आलिंद की अपेक्षा, आपको दिखा दें, ये क्या हो गया, आलिंद हो गया, और ये हो गया नीले, ठीक। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है। आलिंद का देखा जाए तो आलिंद का कैसा है, आलिंद का आपका ये है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और पतला कर दें। आलिंद का क्या है, ये है, और नीले का क्या है, ये भित्ति हो गई। ये भित्ति कैसी हो रही है, मोटी दिखाई दे रही है ना, तो ये भित्ति कैसी है, मोटी है। लेकिन ये नीले का जो भित्तियाँ हैं, ये कैसी भित्ति है, पतली भित्ति है, ठीक। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, इसे बताया जा रहा है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। नीले को क्या करना होता है, अधिक प्रेशर से, क्या होता है, अधिक प्रेशर से ब्लड को भेजना होता है, ठीक है। चलो और थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। और इसमें क्या दिया है, और इसमें बताया है हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। जिसमें वाल्व लगे रहते हैं, वाल्व, ठीक है, प्रेशर के लिए, वो क्या करते हैं, वो उल्टा ब्लड को नहीं जाने देते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को उल्टा जाने से रोकते हैं। और उसके बाद बताते हैं आपको, हमारी जो हृदय होती है, हमारी जो हृदय होती है वो किन पेशियों का बना होता है, तो वो हृदयक पेशी से बना होता है। कैसे बना होता है, हृदयक पेशी से मिलकर बना होता है, ठीक है। हृदयक पेशी का बना होता है, ठीक है। हमारा जो हृदय है वो किस पेशी का बना होता है, हृदयक पेशी का बना होता है।
और जो ये हमारा हृदय है वो किस में बंद रहता है, एक पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होती है। क्या कौन सी झिल्ली, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। अगर इसका भार देखा जाए, हृदय का भार कितना होता है भाई, तो 300 ग्राम तक होता है। कितना ग्राम तक होता है, 300 ग्राम तक होता है। हृदय का आकार कैसा होता है, अगर हम बात करते हैं तो इसका आकार कैसा होता है भाई, तो इसका आकार बात करें, इसका आकार शंकुकार होता है। कैसा होता है, शंकुकार होता है, शंकु की तरह दिखाई दे रहा है ना। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय क्या है, एक पंपिंग अंग है। कैसा अंग है, पंपिंग अंग है, यानी क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और थोड़ा समझा दें, चलो ठीक है। इसमें क्या होता है, हृदय कोष्ठक होते हैं। हृदय के अंदर पाए जाने में गुहा यानी खाली स्थान को क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलिंद होता है, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। क्या होता है, अगर बात करें अलिंद, ये हृदय का क्या होता है, ऊपरी भाग। देखो हृदय क्या है, ये ऊपरी भाग है। हृदय का क्या होता है, ये ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। अगर हम बात करें तो जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में कहाँ से प्रवेश होता है, तो अलिंद के माध्यम से प्रवेश करता है। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, अलिंद के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। और उसके साथ बात करें तो नीला यानी नीचे दिया है, यह हृदय का निचला भाग होता है। कैसा भाग होता है, निचला भाग होता है। हृदय देखो ये कहा गया ऊपरी भाग हो गया, उसके ऊपर ये कौन सा हो गया, ये निचला भाग हो गया। हृदय का क्या होता है, निचला भाग होता है। यह रक्त को क्या करता है, पंप करता है। ये नीला क्या करता है, रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। पंप करने का मतलब प्रेशर से पंप करके, जैसे चलाते नहीं हो मशीन, तो प्रेशर से कोई चीज़ निकलता है तो पूरे शरीर चारों तरफ फैलने लगता है ना। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में क्या करता है, पंप का कार्य करता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर देखा जाए तो मछली के हृदय में केवल 2 ही चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक, तो चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नीचे क्या दिया है, लसिका। क्या दिया है, लसिका यानी लिम्फोसाइट। यह एक तरल ऊतक है। क्या है, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है। कैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा, यानी हमारे जो शरीर में पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा, उसी की तरह ही होता है हमारा लसिका। उसी तरह होता है, क्या है, लसिका। लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लसिका वहन में सहायता करता है। अगर देखा जाए तो वहन में हेल्प भी करता है। ठीक है, और उसके ये तो समझ गए आप लोग जीवों में। ठीक, और उसके बाद आप देखते हैं परिवहन। पादपों में अगर परिवहन को देखा जाए, सर्कुलेशन देखा जाए, तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा उत्सर्जन शुरू होगा। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं जाइलम। जाइलम क्या होता है भाई, जाइलम आप लोग तो बहुत आसान चीज़ है। जाइलम क्या होता है, पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम भी कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक, तो आइए समझते, पादप तंत्र का यह एक अवयव है जो मृदा से क्या करता है, मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का क्या करता है, वहन करता है। जो मृदा से क्या निकालता है, जल और खनिज लवण रहता है, उसका क्या करता है, वहन करता है। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेष। फ्लोएम का क्या है, जब प्रकाश आती है यानी लाइट आती है, उनका क्या करता है, लाइट का क्या करता है, वहन करता है। लाइट का क्या है, उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। जल क्या होता है,
मृदा से, यानी जो जल होता है वो मिट्टी से जड़ों के द्वारा प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। जो जल के अंदर क्या रूट में क्या पाया जाता है, रूट प्रेशर। क्या पाया जाता है, रूट प्रेशर। जैसे हमारा हृदय में क्या होता है, पंप करने की क्षमता होती है, उसी तरीके से रूट यानी जड़ में भी एक पंप करने की चीज़ लगी हुई है जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर बोला जाता है। ये क्या करता है, रूट प्रेशर जोर से करता है। ठीक है, अगर जो पूरे पौधे के भाग में पानी पहुंचाने के लिए क्या करता है, तेज़ी से पंप करता है, जिससे क्या होता है, जल जड़ से ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्या करता है, लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायुवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। जब जल पत्तियों तक पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जब आपका, जाहिर सी बात है, जब वाष्प बनकर कोई चीज़ निकलेगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाएगी, निकलेगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज पदार्थों की ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। मतलब ऊपरमुखी मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, जल के अवशोषण, जल का क्या होता है, अवशोषण जड़ों द्वारा होता है एवं जड़ से पत्तियों तथा जल तक विलेय खनिज लवड़ों में उपस्थित लवड़ों की ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। उसके बाद पौधों में ताप नियमन में भी सहायक, पौधों में क्या होता है, ताप नियमन में भी सहायक होता है। यानी टेम्परेचर, अगर जल नहीं रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पौधों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे पौधे क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ठीक है, इसलिए जल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जल क्या करता है, इनमें ताप नियमन में भी सहायक होता है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं आगे हम। उसके बाद क्या है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। कैसे, पौधों में, यानी प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। जो उत्पाद होता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, यानी जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, भोजन होते हैं और तथा दूसरे पदार्थ होते हैं, वो किसके माध्यम से आते हैं, तो वो फ्लोएम के माध्यम से आते हैं। और उसके साथ साथ स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर भी भोजन स्थानांतरित होता है और नीचे भी भोजन स्थानांतरित होता है। ठीक है, और उसके साथ फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण क्या है, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है अर्थात सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लास्ट में कमेंट द्वारा पूछना चाहता हूँ, एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या बताइएगा, कमेंट में बताइएगा एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही, जो कि आपके संवहन पर पूरा बता दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उत्सर्जन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा इसके बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी डाउट रहेगा कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका आसानी से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। थैंक यू।